बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इंग्लिश लर्निंग जोन में मैं एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप तक मेरे मज़ीद लेक्चर बआसानी पहुँच सके तो उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोज़ को देखने के साथ साथ लाइक भी किया करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। माई टूडेज टॉपिक इज़ तातारी, द सेकेंड पोएम ऑफ द पोइट्री। सबसे पहले तो मैं आपको तातारी लफ्ज़ और उसके पोइट के बारे में बताती हूँ। तातारी के पोइट का नाम है वॉल्टर डेलामेयर। एज यू कैन सी दैट आई राइट इट ऑन द बोर्ड, वॉल्टर डेलामेयर। ही इज़ द राइटर ऑफ द तातारी। Walter Delamere is known as the poet of imaginations because he is gifted by God with rich imaginations. Now I tell you about the word Tatari. Tatari is the name of an imaginary land. In this poem, the poet used a very romantic bent of mind, and by using his imaginations, he creates a very rich and fertile land called Tatari and tries to become its lord. Then he dreams of having great powers after becoming its king, but his dreams are pure, innocent, and unharmful. So let's read the poem. This poem has 4 stanzas and each stanza has 8 lines. This is the first stanza and the first 4 lines of the first stanza. In these lines the poet says, If I were lord of Tatari, अगर मैं तातारी का बादशाह होता, myself मैं खुद and me alone और बिल्कुल तन्हा। If I were lord of Tatari, अगर मैं तातारी का बादशाह होता, myself and me alone मैं खुद और बिल्कुल तन्हा। My bed should be of ivory, तो जो मेरा बिस्तर है वो बना होता हाथी के दांतों से। Ivory कहते हैं हाथी के दांतों को। Of beaten gold, और कुटे हुए नर्म सोने से my throne मेरा तख्त बना होता। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी, अगर मैं तातारी का बादशाह होता, माई सेल्फ एंड मी अलॉन मैं ख़ुद और बिल्कुल तन्हा, तो माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी मेरा बिस्तर बना होता हाथी के दांतों से। हाथी के दांत जैसा कि हम सबको पता है कि बहुत महंगे होते हैं, तो वो अपने बिस्तर की ख्वाहिश करता है कि जो मेरा बेड है, मेरा जो बिस्तर है, वो बना होता हाथी के दांतों से। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रॉन, और खुटे हुए सोने से माई थ्रॉन मेरा तख्त बना होता, यानी जो उसका तख्त है जिस पे वो बैठता वो किससे बना होता, कुटे हुए सोने से। फर्स्ट स्टैंजास की जो लास्ट 4 लाइन्स हैं उनमें जो पोएट है वो कहता है, एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लांट, और जो मेरा सहन है उसमें जो मोर हैं वो फड़फड़ाते। फ्लांट होता है खुद नुमाई से चलना, यानी ख़ुद को ज़ाहिर करते हुए चलना। तो पीकॉक्स को वो क्या कह रहा है कि वो बड़ी खुद नुमाई से चलते, बहुत खूबसूरती से फड़फड़ाते। इन माई कोर्ट, और मेरे सहन में शुड पीकॉक्स फ्लांट, जो मोर हैं वो फड़फड़ाते। एंड इन माई फॉरेस्ट, और मेरे जंगलात में टाइगर्स हांट, जो शेर हैं वो मंडलाते। हांट का मतलब होता है मंडलाना या चक्कर लगाना। एंड इन माई फॉरेस्ट, और मेरे जंगलात में टाइगर्स हांट, जो शेर हैं वो मंडलाते। एंड इन माई पूल्स, और मेरे तालाबों में ग्रेट फिशेस स्लांट, बड़ी शानदार किस्म की जो मछलियां हैं वो स्लांट करती। स्लांट का मतलब होता है ढाल बनना। एंड इन माई पूल्स, और मेरे तालाबों में ग्रेट फिशेस स्लांट, बड़ी शानदार किस्म की मछलियाँ ढाल बनती। देयर फिन्स, इनके जो पर हैं, आर्थर द सन, वो सूरज के आड़े आ जाते। यानी यहाँ पे वो अपने तालाब की खूबसूरती की बात कर रहा है कि इसमें बड़ी शानदार किस्म की मछलियाँ होती जो सूरज की रोशनी के आड़े में जब उसकी आड़ में आती है, तो उनके परों की जो चमक है, जो उनके परों की रंगीनी है, उसकी वजह से इसका जो तालाब है वो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता। यहाँ पे फ़िशेस लफ्ज़ यूज़ किया है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ़िश की जो प्लूरल फॉर्म है वो भी फ़िश ही होती है। तो फ़िशेस का मतलब फ़िशेस का मतलब होता है मछलियाँ, यानी मछलियों की किस्में।
तरह तरह की किस्म और तरह तरह की नस्ल की जो मछलियाँ हैं उनको हम फ़िशेस के तौर पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए उसने लफ्ज़ यूज़ किया है फ़िशेस। तो इन 4 लाइन्स में वो क्या कहता है कि उसके सहन में जो है वो मोर फड़फड़ाते, उसके जंगलात में शेर जो है वो मंडलाते, उसका जो पूल है, उसके जो पूल्स हैं, उसके जो तालाब हैं, उनमें किस्म किस्म की जो मछलियाँ हैं वो इस तरह से तैरती कि जब सूरज की रोशनी उनके परों में पड़ती और जो उनके पर हैं वो पानी और सूरज के दरमियान में आते, सूरज की शुआओं की आड़ में आते, तो उन परों की जो रंगीनी है वो उन तालाबों को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती। तो जो फर्स्ट स्टैंज़ा है उसमें शायर ने बात की है अपनी रिहाइश के बारे में कि जो उसकी रिहाइश है वो इस तरह की होती। अब जो सेकंड पैराग्राफ है, जो सेकंड स्टैंज़ा है, उसको पढ़ते हैं कि उसमें शायर ने क्या कहा है। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी, अगर मैं तातारी का बादशाह होता, ट्रम्पेटर्स एवरी डे, ट्रम्पेटर्स कहते हैं ढंढोरची, वो ख़ास जो ढोल बजाते हुए किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करते हैं। तो वो कहता है कि जो ट्रम्पेटर्स हैं एवरी डे, वो हर रोज़ टू एवरी मील, हर खाने पर, वुड समन मी, मुझे पुकारते, एंड इन माई कटियर्ड, और मेरे सहन में ब्रे, शोर करते। एक बार फिर से देखते हैं। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी, अगर मैं तातारी का बादशाह होता, ट्रम्पेटर्स एवरी डे, तो जो ढंढोरची हैं वो हर दिन, टू एवरी मील, हर खाने पर, वुड समन मी, मुझे पुकारते, एंड इन माई कटियर्ड ब्रे, और मेरे सहन में शोर मचाते। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब मेरे खाने का टाइम होता तो बड़े बड़े ढोल बजाए जाते और मुझे खाने के लिए पुकारा जाता कि ये जो है ये आपका मील टाइम है, और मेरे सहन में बहुत ज़्यादा शोर व गुल करते और सबको पता चलता कि ये जो है ये मेरे खाने का वक्त है। तो सेकंड स्टैंज़ा की फ़र्स्ट 4 लाइंस में उसने अपने खाने का जो वक्त है उसको बड़े शानदार तरीके से बयान किया है कि जब उसके खाने का वक्त होता तो कितनी शानदार तरीके से उसको बुलाया जाता। सेकंड 4 लाइंस में वो अपने महल के शाम का मंज़र जो है वो उसको बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि जब उसके महल में शाम होती तो उसके जो महल की लोकेशन है, जो उसका महल है, वो किस तरह से खूबसूरत लगता। एंड इन द इवनिंग, और शाम के वक्त, लैम्प्स वुड शाइन, लैम्प रोशन किए जाते, येलो एज हनी, जो कि होते जर्द, इतने जैसे कि शहद, यानी शहद की तरह जर्द होते, रेड एज वाइन, और शराब की तरह सुर्ख होते। यानी उसने बड़े मध्यम से कलर जो हैं वो यूज़ किए हैं। हनी, येलो एज हनी, रेड एज वाइन, यानी शहद की तरह जर्द होते और शराब की तरह सुर्ख होते। क्या उसके जो लैम्प्स हैं वो किस तरह से रोशन होते हैं, उनकी जो रोशनी है वो जर्द और मध्यम सुर्ख रंग की होती। वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन, जबकि जो ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हार्प कहते हैं सितार को, फ्लूट बांसुरी, एंड मैंडोलिन और गिटार, जबकि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेड म्यूज़िक, वो मौसीकी पैदा करते, स्वीट, बड़ी मीठी किस्म की, एंड गे, और खुशगवार किस्म की। यानी जब उसके महल में शाम होती तो वहाँ पे लैम्प रोशन किए जाते जो कि शहद की तरह जर्द होते और शराब की तरह मध्यम सुर्ख रंग के, जबकि जो हार्प, फ्लूट और मैंडोलिन हैं वो इतना मीठा और खुशगवार किस्म का म्यूज़िक बनाती या पैदा करती। अब थर्ड स्टैंज़ा में वो अपनी जो लुक है उसकी बात करता है। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ तातारी, अगर मैं तातारी का बादशाह होता, आई हैड वेयर अ रॉब ऑफ बीड्स, तो मैं लिबास पहनता, रॉब कहते हैं लिबास को, तो मैं लिबास पहनता ऑफ बीड्स, जो मोतियों से बना होता, वाइट एंड गोल्ड, और वो जो मोती हैं वो किस रंग के होते, वाइट एंड गोल्ड, सफ़ेद और सुनहरी, एंड ग्रीन दे हैड बी, और वो किस रंग के होते, सब्ज़ रंग के, सॉरी दे शुड बी, और वो सब्ज़ रंग के होते, वाइट एंड गोल्ड, सफ़ेद, सुनहरी, एंड ग्रीन दे शुड बी,
और सब्ज़ रंग के होते। एंड क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड का मतलब होता है गुच्छा, किसी चीज़ का जमा होना। एंड क्लस्टर्ड, और वो जड़ें होते थिक, बहुत ज़्यादा तादाद में, एज सीड्स, जैसे कि कोई बीज। यानी यहाँ पे वो अपने लिबास की बात करता है कि वो एक बहुत शाही किस्म का लिबास पहनता जिस पे इतने ज़्यादा मोती लगे होते कि ऐसे लगता है जैसे कि बीज जो है वो किसी चीज़ में या किसी फ्रूट में जड़े होते हैं, ऐसे इसके लिबास पे मोती जड़े होते। और वो किस रंग के होते? वाइट एंड गोल्ड, सफ़ेद और सुनहरी, एंड ग्रीन और सब्ज़ रंग के दे शुड बी वो होते। थर्ड स्टेंजा की जो लास्ट 4 लाइन्स हैं उनमें जो पोइट है वो कहता है, पहले 4 लाइन्स में वो बयान करता है कि उसका जो रौब है, उसका जो लिबास है वो किस तरह का होता। और फिर नेक्स्ट 4 लाइन्स में वो कहता है, एंड एर शुड व्हेन द मॉर्निंग स्टार, एर कहते हैं पहले, व्हेन कम होना, एंड एर शुड व्हेन, और इससे पहले कि कम हो जाए, द मॉर्निंग स्टार, सुबह की सितारों की रोशनी, यानी सुबह की जो सितारों की रोशनी है जब वो मध्यम पड़े तो उससे पहले, आई हैड डन माई रॉब, मैं अपना लिबास पहन लेता। एंड सिमेटर, सिमेटर कहते हैं खंजर को, और उसमें खंजर लगा लेता, यानी शाही जो है वो अपने आप को लुक में वो देखते हुए कहता है कि एंड एयर शुड व्हेन द मॉर्निंग स्टार, और इससे पहले कि सुबह की सितारों की रोशनी मध्यम पड़ती, आई हैड डन माई रॉब, मैं अपना लिबास पहन लेता, एंड सिमेटर, और उसमें खंजर लगा लेता। खंजर लगाने का मतलब जैसे कि आपने देखा है शाही लिबास में अक्सर जब बेल्ट लगा के साथ में वो एक खंजर लगाया जाता है, उसको उसकी बात की जा रही है। एंड ज़ेब्राज 7, और 7 ज़ेब्रा शुड ड्रॉ माई कार, मेरी सवारी को खींचते, यानी कि जैसे हमने मोस्टली देखा है कि वो जो हॉर्सेस हैं वो किसी भी कार को या किसी शाही सवारी को खींच के लेके जाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो एक इमेजिनरी बात करता है, तो इसलिए वो जो कैजुअल रूटीन है उससे हट के बात करता है। एंड ज़ेब्रा 7, 7 ज़ेब्रा शुड ड्रॉ माई कार, मेरी सवारी को खींचते, थ्रू ततारीज डार्क क्लैड्स, थ्रू बीच में से, ततारीज डार्क ग्लैड्स, ततारी की गहरी वादियों में से या तारीख वादियों में से। यानी कि यहाँ पे वो कहता है कि जब सुबह की सितारों की रोशनी अभी मध्यम पड़ती तो मैं फ़ौरन जो है वो अपना लिबास पहन लेता और फिर एक शाही सवारी पर सवार होता जिसको 7 ज़ेब्रा खींचते और मुझे ततारी की तारीक वादियों में से लेकर जाते। These are the first 4 lines of last paragraph. In these lines the poet says, लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ ततारी, ततारी के बागात का बादशाह होता। लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ ततारी, ततारी के बागात का बादशाह होता। फ्रूट्स कहते हैं फलों को, यानी बागात का बादशाह होता। हर रिवर्स सिल्वर पेल, और जो उसमें दरिया होते वो किस कलर के होते? सिल्वर, चांदी की तरह, और पेल और जर्द होते। उसमें जो दरिया बहते वो चांदी की तरह, सिल्वर और पेल जर्द रंग के होते। लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ ततारी, ततारी की पहाड़ियों का, ततारी की पर्वत का बादशाह होता। ग्लैन थिकेट वुड एंड डेल, ये जो वर्ड्स हैं ये आपने फर्स्ट टाइम में भी पढ़े हों लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ग्लैन कहते हैं 2 पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसको। ग्लैन थिकेट, थिकेट कहते हैं झाड़ियों को। वुड जंगलात को, एंड डेल, डेल कहते हैं वादी को। तो मैं ग्लैन थिकेट वुड एंड डेल, सॉरी डेल कहते हैं घाटी को। मैं ग्लैन 2 पहाड़ों के जो दरमियान जगह है उसका, थिकेट झाड़ियों का, वुड जंगलात का, एंड डेल और घाटी, घाटी कहते हैं जो पहाड़ जिनके ऊपर सब्ज़ा लगा होता है उसको घाटी कहते हैं। घाटी का बादशाह होता। एक बार फिर देखें इसको, लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ ततारी, ततारी के बागात का बादशाह होता। हर रिवर्स, इसके दरियाओं का। सिल्वर पेल, जो चांदी की तरह सिल्वर और जर्द रंग के होते, यानी उनमें से जो पानी बहता वो सिल्वर और पेल होता।
लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ तातारी, तातारी की पर्वत का बादशाह होता। ग्लेन, थिकेट, वुड एंड डेल, ग्लेन जो पहाड़ों के बीच सरजमीन है उसका बादशाह होता। थिकेट झाड़ियों का, वुड जंगलात का, एंड डेल और घाटी का। हर फ्लैशिंग स्टार्स, इसके चमकते हुए सितारों का। हर सेंटेड ब्रीज, इसकी महकती हुई फ़िज़ाओं का। हर ट्रम्बलिंग लेक्स, इसकी झिलमिलाती हुई झीलों का। यानी वो तातारी लैंड की बात कर रहा है कि वो इसमें किन किन चीज़ों का बादशाह होता। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, हर ट्रम्बलिंग लेक्स, लाइक फॉर्मलेस सीज, उसकी झिलमिलाती हुई झीलों का जो होती फॉर्मलेस, बिना झाग के। लाइक सीज, समंदरों की तरह। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज, इस वादी के उन परिंदों का बादशाह होता। डिलाइटिंग जो खुशी से बैठते हैं। सिट्रन ट्रीज, फलों से भरे हुए दरख्तों पर। सिट्रन ट्रीज कहते हैं खट्टे फ्रूट्स वाले जो दरख्त होते हैं उनको। इन एवरी पर्पल वेल, हर नारंगी वादी में, यानी हर नारंगी वादी में जो सिट्रन ट्रीज होते उनके ऊपर जो बैठने वाले बसेरा करने वाले परिंदे हैं ये उनका भी बादशाह होता। Now at the end we again take an overview of the poem. फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें जो तातारी का बादशाह है, जो तसव्वुराती ज़मीन का या कंट्री का जो तसव्वुराती वो लॉर्ड है, वो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें अपनी रहाइश की बात करता है। सेकंड स्टेंजा में वो अपने खाने का जो शानदार तरीका है उसको बयान करता है। थर्ड पे वो कहता है कि शाम के वक्त जो है वो उसका जो महल है वो किस तरह से लगता, और फिर जब वो सुबह उठता तो वो किस तरह का लिबास पहनता, और जो तातारी है उसकी तारीख गलियों में जब सैर के लिए निकलता तो उसकी जो सवारी है वो किस तरह की होती। लास्ट स्टेंजा में वो हमें तातारी की उन खूबसूरत, उन नेचुरल ब्यूटी ऑब्जेक्ट्स की बात करता है जिनका वो मालिक होता, जो कि इमेजिनेटिव हैं। जैसे कि वो कहता है दरिया जिनका रंग सिल्वर और पेल होता, पहाड़ियों का, घाटी का, और उन झीलों का वो बादशाह होता जो बिल्कुल फॉर्मलेस होती, बिल्कुल शफाफ होती, उसके चमकते सितारों का, उसकी महकती फ़िज़ाओं का। यानी लास्ट स्टेंजा में वो ये बात करता है। So we can say that this poem was a journey into the realm of imaginations, in which the poet imagines himself the ruler of a romantic and colorful land, Tatari, and want to enjoy the various comforts and luxuries of this land. I hope you understand the poem and like my lecture. Thank you so much for watching my video. Once again I request you, please appreciate me by subscribing my channel. See you in the next lecture. Allah Hafiz.